आज की इस वीडियो में हम इनकम टैक्स के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखेंगे जो कि हमारे पेपर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि भारत में सबसे पहले आयकर कब लगाया गया। ऑप्शन ए है 1860 में, ऑप्शन बी है 1886 में, या फिर ऑप्शन सी है 1918 में, और ऑप्शन डी है 1961 में। तो जो फर्स्ट टाइम आयकर अधिनियम लगा था वो लगा था 1860 में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आयकर अधिनियम के अनुसार आय की परिभाषा है। ऑप्शनों में यहाँ पे कुछ दिए हुए हैं। पहला है समावेशी, दूसरा है पूर्ण, या फिर पेचीदा, या फिर सरल। तो जो आयकर अधिनियम के अनुसार आय की परिभाषा है वो एक समावेशी परिभाषा है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास, आयकर में गत वर्ष का तात्पर्य क्या होता है। ठीक है, हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं तो इसमें हम कई बार हम देखेंगे कि गत वर्ष लिखा हुआ है, तो उसका मतलब क्या है। ऑप्शन ए है हमारे पास वित्तीय वर्ष से इसका तात्पर्य है, या फिर कैलेंडर वर्ष से तात्पर्य है, या फिर लेखा वर्ष से तात्पर्य है, या फिर जो कर निर्धारण वर्ष होता है उससे पूर्व का जो वित्तीय वर्ष है उससे इसका तात्पर्य है गत वर्ष का। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो जो गत वर्ष होता है उसका मतलब है कि जो कर निर्धारण वर्ष है उससे पहले का वित्तीय वर्ष। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में चाय के उत्पादन एवं निर्माण से आय का कितना प्रतिशत भाग जो है वो कृषि आय होता है। तो हमारे पास ऑप्शन है 50%, ऑप्शन बी है हमारे पास 60%, ऑप्शन सी है 65%, या फिर ऑप्शन डी है हमारे पास 60%। तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर होगा वो होगा 60%। तो ऑप्शन जो हमारा सी है, सॉरी, ऑप्शन जो हमारा बी है वो सही है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि कर की गणना करने के लिए कृषि आय को कुल आय में शामिल किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास कि एक व्यक्ति की आय में, कि फर्म की आय में, या फिर कंपनी की आय में, या फिर स्थानीय सत्ता की आय में। तो जो कृषि आय है वो एक व्यक्ति की जो आय है उसको कैलकुलेट करते समय उसमें ऐड किया जाता है। तो ऑप्शन ए जो है वो सही है इसके लिए। अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गत वर्ष सदैव समाप्त होता है। ऑप्शन है हमारे पास 31 मार्च को, या फिर 30 अप्रैल को, या फिर 30 जून को, या फिर 31 दिसंबर को। तो जो हमारा गत वर्ष है वो सदैव जो है 31 मार्च को ही समाप्त होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है वो सही है इसके लिए। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम आयकर किसके द्वारा लगाया गया। ठीक है, हमारा जो पहला क्वेश्चन था कि कब लगा, लगा कब आपका 1860 में, और किसने लगाया था, वो लगाया था सर जेम्स विल्सन के द्वारा लगाया गया था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही होगा। बाकी ऑप्शन आप देख सकते हैं कि सर न्यूटन के द्वारा, सर जेम्स के द्वारा, सर ल्यूकस पैसिओली के द्वारा। तो इसका जो है करेक्ट आंसर ए है, सर जेम्स विल्सन ने ये लगाया था, क्योंकि 1860 से पहले जो भी नुकसान हुआ था आंदोलन के थ्रू तो उसको रिकवर करने के लिए इनकम टैक्स लगाया गया था। आठवां क्वेश्चन हमारा है, आयकर की दर किसके अंतर्गत तय होती है। आयकर अधिनियम के द्वारा होता है, या फिर वित्तीय अधिनियम के द्वारा, या फिर अध्यादेश के द्वारा होता है, या फिर सीबीडीटी की अधिसूचना के थ्रू होता है। तो इनकम टैक्स की जो रेट है वो वित्तीय अधिनियम के थ्रू जो है डिसाइड की जाती है। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि एक करदाता की कुल सकल आय की गणना के कुल कितने शीर्षक होते हैं। जो एक करदाता है उसकी जो हम ग्रोस टोटल इनकम निकालते हैं तो उसमें कितने हेडिंग्स होती हैं। तो इसमें ना 5 होती हैं। जैसे यहाँ पे दिया है 3, 4, 5, और चौथा ऑप्शन है 6। तो 5 ही होती हैं, 5 हेडिंग्स होती हैं इनकम की। पहला हो जाएगा आपका इनकम फ्रॉम सैलरी, दूसरा हो जाएगा हाउस प्रॉपर्टी इनकम, तीसरा हो जाएगा आपका प्रोफेशन या फिर बिजनेस से जो भी हमें प्रॉफिट या गेन होगा वो, और चौथा हो जाएगा आपका कैपिटल गेन, पांचवा हो जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ठीक है, तो ये 5 हेडिंग्स होती है जिसके अंदर हम सकल कुल आय ग्रॉस टोटल इनकम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल से प्रारंभ होने वाली 12 माह की जो अवधि के रूप में जानी जाती है वो क्या है। ऑप्शन हमारे पास है गत वर्ष, कर निर्धारण वर्ष, लेखा वर्ष, या फिर वित्तीय वर्ष। 1 अप्रैल से आरंभ होती है 12 महीने की जो अवधि है जो कि 31 मार्च को समाप्त होती है। तो हम उसको क्या कहते हैं, हम उसको वित्तीय वर्ष कहते हैं।
ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है वो सही है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि कर्मचारी को प्राप्त मकान किराया भत्ते की कर मुक्ति की अधिकतम सीमा क्या होगी यदि वह महानगरों में रहता है तो? वेतन का 50%, वेतन का 40%, या फिर वेतन का 10%, या फिर वेतन का 60%। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए जो है वो सही है। वेतन का 50% जो है वो कर मुक्त होता है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो है निजी चिकित्सालय से चिकित्सा बिल की प्रतिपूर्ति की राशि डैश तक कर मुक्त है? 8,000 तक, 20,000 तक, 25,000 तक, या फिर जीरो शून्य? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, शून्य है इसका आंसर, क्योंकि वो आपका खुद का चिकित्सालय है तो वहाँ से जो बिल होगा उसकी कोई प्रतिपूर्ति नहीं मिलेगी, उस पे कोई आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक कर्मचारी को प्राप्त मकान की सुविधा का मूल्य जो नियोक्ता के स्वामित्व वाला है तथा ऐसे शहर में स्थित है जहाँ की जनसंख्या 12 लाख है या फिर होगा, तो उसको वेतन का 15% या फिर वेतन का 10% या फिर वेतन का 7.5% या फिर मकान का उचित किराया। तो जो भी कर्मचारी को मकान की सुविधा का मूल्य मिलेगा वो कितना हो सकता है? तो इसका जो है आंसर वो आपका होगा बी, क्योंकि वेतन का जो 10% है उतना तक हो सकता है वो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि वेतन में शामिल है। ऑप्शन हमारे पास है पेंशन, मजदूरी, विक्रय पर कमीशन, या फिर ये सभी। तो वेतन में ये तीनों ही शामिल होते हैं, तो इसका ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कर योग्य आय है? अब इसमें से कौन सा जो आय है वो कर योग्य होगा, देख लेते हैं। भारत में प्राप्त कृषि आय, विदेशी भत्ता, या फिर भारतीय कंपनी से प्राप्त लाभांश, या फिर विदेश से प्राप्त कृषि आय। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो आपका होगा विदेश से प्राप्त कृषि आय। तो ऑप्शन जो डी है वो सही है। अगला क्वेश्चन है संसद के जो सदस्य हैं उनको जो दैनिक भत्ता मिलता है वो कर मुक्त है कि कर योग्य है या फिर क्या है, वो हमें बताना है। तो पहला ऑप्शन है हमारे पास कि कर मुक्त, दूसरा है कर योग्य, तीसरा है संसद का योग, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो संसद का सदस्य होता है उसको जो दैनिक भत्ता दिया जाता है गवर्नमेंट के थ्रू, तो वो जो होता है वो कर मुक्त होता है, तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विदेश में व्यापार से आय जो भारत से नियंत्रित नहीं होता कर योग्य है? हमें बताना है कि किसके लिए कर योग्य है। ठीक है, जैसे कि हमें बताया गया क्वेश्चन में यहाँ पे कि व्यापार जो है वो विदेश में है और वो जो बिजनेस है वो इंडिया से ऑपरेट नहीं होता है। ठीक है, उसका जो नियंत्रण है वो कहीं बाहर ही है। तो ये किस निवासी के लिए करयोग होगा? ऑप्शन हम देख लेते हैं। साधारण निवासी की दशा में होगा, कि असाधारण निवासी की दशा में होगा, या फिर अनिवासी की दशा में होगा, या फिर सबके लिए कर मुक्त है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ए, जो विदेश से व्यापार की आय जो है जो भारत से नियंत्रित नहीं होती है वो साधारण निवासी की दशा में ही कर योग्य होगी, क्योंकि जो साधारण निवासी है वो इंडिया में ही रहता है और उसकी जितनी भी बाहर की इनकम है उसको इंडिया में उस इनकम पर टैक्स पे करना होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम कि भारत में निवासी के लिए कर योग्य आय नहीं है। जो भारत का निवासी है उसके लिए इन चारों में से कौन सी आय कर योग्य नहीं है? पहला है कि भारत से प्राप्त आय, जाहिर सी बात है अगर वो भारत में रहता है तो भारत से जो प्राप्त आय होगा वो उसके लिए कर योग्य होगा। ठीक है, भारत में उपार्जित आय, जो आय उसने भारत में उपार्जित की है उस पे भी उसको टैक्स देना होगा। विदेशी आय, जैसे कि मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन में बताया कि अगर साधारण निवासी है और उसकी कहीं की भी इनकम हो चाहे भारत की हो या फिर भारत की बाहर की, तो उस पे उसको टैक्स देना होगा। तो ये भी जो है गलत है, मतलब इस पे भी उसको टैक्स देना ही होगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, तो अगला ऑप्शन है हमारे पास पूर्व की बिना कर लगी हुई विदेशी आय जो गत वर्ष में भारत लाई गई है। तो इसका यही जो है आंसर होगा, ऑप्शन डी जो है वो सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। असाधारण निवासी कौन हो सकता है? ठीक है, असाधारण निवासी कौन हो सकता है? एक व्यक्ति हो सकता है, कि एक फर्म हो सकता है, कि एक कंपनी हो सकती है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। निवास स्थान के आधार पर करदाता को कितने श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है? तो हमारे पास ऑप्शन है 2, 3, 4 या 5।
निवासी स्थान के आधार पर करदाता को 3 भागों में बाँटा जा सकता है। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही है। पहला हो गया साधारण निवासी, दूसरा हो गया असाधारण निवासी, तीसरा हो गया अनिवासी। ठीक है? तो ऑप्शन बी जो है वो सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी कृषि आय है? मुर्गी पालन से आय, डेयरी फार्म से आय, या फार्म हाउस की आय, या फिर कृषि कार्य में लगी कंपनी से प्राप्त लाभांश। तो ये तो कभी भी नहीं होगा। ठीक है, ये कृषि आय नहीं होगा। ठीक। और मुर्गी पालन से आय जो है वो भी कृषि आय नहीं है। डेयरी फार्म से भी आय जो है वो कृषि आय नहीं है। तो हमारा बच्चा क्या, फार्म हाउस। तो फार्म हाउस की जो आय है वही हमारे कृषि आय है। तो ऑप्शन सी जो है वो सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कृषि फार्म के जो मैनेजर हैं उनको मिलने वाला जो वेतन है वो क्या है? पेंशन से आय है, वेतन से आय है, या कृषि आय है, या फिर अन्य साधनों से आय है? ठीक है। तो जो मैनेजर है उसको कहीं से भी सैलरी मिले, चाहे वो कृषि फर्म से मिले या फिर कृषि के कार्य में लगी हुई कंपनी से मिले, वो जो है उसके लिए वेतन से ही आय होगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है वो सही है इसका। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। भारत में रबर उगाकर एवं उसके भारत में रबर उगाकर एवं उससे लेटेक्स बनाकर बेचने से जो आय है उसका कितना प्रतिशत भाग जो है वो कृषि आय होता है? हमें ये बताना है यहाँ पे। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन हमारे पास 50%, 75%, या फिर 65%, या फिर 60%। तो जो आपका 65% है यही सही आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन है, कृषि भूमि से प्राप्त किराए की आय है कृषि आय, आकस्मिक आय, या फिर व्यावसायिक आय, या फिर पेशे से आय। तो जो कृषि भूमि है उससे जो भी हमें किराया प्राप्त होगा वो तो पेशे से आय नहीं होगा। ठीक है, और ना ही व्यावसायिक आय होगा, और आकस्मिक नहीं है क्योंकि ये हमने किराए पे दिया हुआ है तो हर महीने हमें किराया भी मिलेगा। महीने या फिर साल जो भी वहाँ पे मेंशन होगा डीड में उसके हिसाब से। तो ये जो है ये कृषि आय ही होगा। तो ऑप्शन ए जो है वो सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में कॉफी उगाकर एवं उसको संशोधित करके बेचने से आय का कितना प्रतिशत भाग व्यवसाय की आय होती है? ठीक है, अगर हम कॉफी उगाकर और उसको संशोधित करके बेचते हैं तो उससे जो आय मिलेगी उसको हम दो भाग में बांट सकते हैं। एक हो जाएगा आपका व्यवसाय की आय और दूसरा हो जाएगा गैर व्यवसायिक आय या फिर कृषि आय। तो इसका जो ऑप्शन देख लेते हैं, 25%, 75%, 65%, या फिर 60%। तो ये जो होगा इसका ना 25% आएगा आंसर, क्योंकि इसमें कॉफ़ी उगाकर और उसको संशोधित करके जब हम बेचते हैं तो उसमें कृषि आय आपका होता है 75%। तो बाकी बचा 25% वो आपका हो जाएगा व्यवसाय की आय। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, फर्म द्वारा साझेदारों को दिया गया जो पूंजी पर ब्याज है वो मैक्सिमम कितना स्वीकृत है? ठीक है, तो ऑप्शन है हमारा 15%, 16%, या फिर 12%, या फिर 18%। तो जो पूंजी पर ब्याज दिया जाता है वो ज़्यादा से ज़्यादा 12% तक दिया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है वो सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मकान के सकल वार्षिक मूल्य में से नगरपालिका कर की कटौती मिलेगी, वो कितनी मिलेगी वो देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है गत वर्ष में किराएदार द्वारा जमा राशि, या फिर गत वर्ष में मकान स्वामी द्वारा जमा राशि, गत वर्ष में देय राशि, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो मकान होता है ना उसको उसके ऊपर जो नगरपालिका कर दिया जाता है म्युनिसिपल टैक्स, तो उसमें जो भी मकान का स्वामी होगा उसके द्वारा जितना भी टैक्स दिया जाएगा नगरपालिका को, वो जो अमाउंट है उसकी कटौती मिलती है आपको। ठीक है, जब हाउस प्रॉपर्टी इनकम आप कैलकुलेट करते हैं तो वहाँ पे। तो ऑप्शन बी जो है वो सही है। 28वां क्वेश्चन है, कौन सी आय संपत्ति से आयकर योग्य नहीं है? ऑप्शन हमारे पास है फार्म हाउस की आय, राजमहल की आय, या फिर व्यापारिक भवन, या फिर ये सभी। तो राजमहल की आय है, व्यापारिक भवन है, तो ये दोनों आपका ना एसेट हो जाएगा। और जो फार्म हाउस है ये आपका ना कृषि आय के अंदर आता है। तो इसका ऑप्शन ए होगा सही। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। ये जो फार्म हाउस की आय है वो संपत्ति से आय के अंतर्गत कर योग्य नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वयं के व्यापार के उपयोग में आने वाली मकान की आय होती है। जो स्वयं का हमारा कोई व्यापार है उसमें जो हम मकान यूज कर रहे हैं अपना ही, तो उससे जो भी इनकम होगी वो हमारे लिए क्या है? ऑप्शन ए है शुद्ध लाभ है, या उचित किराया है, या फिर नगरपालिका मूल्य है, या फिर शून्य।
तो अगर हमारा ही है तो वो शून्य होगा उसका वैल्यू, ठीक है? उससे जो भी इनकम होगा वो 0 ही माना जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा धारा 23 और धारा 2 बी में वर्णित खाली रही मकान संपत्ति का वार्षिक मूल्य होगा। अगर कोई खाली मकान है तो उसका जो वार्षिक मूल्य होगा वो देख लेते हैं क्या होगा। ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है, नगरपालिका का मूल्य होगा, उचित किराया होगा या फिर मकान किराया होगा या फिर शून्य होगा। तो इसका भी आंसर आपका 0 ही आएगा, ठीक है? तो ऑप्शन डी जो है वो सही है। आज की इस वीडियो में मैंने आपको 30 एमसीक्यू बता दिए हैं। आने वाले वीडियो में और भी जो एमसीक्यूज़ हैं उनको भी मैं कवर करूँगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप मिस ना करें वीडियो को। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं ताकि और भी जो स्टूडेंट हैं उनकी हेल्प हो पाए।